सुरक्षा रणनीति 2026 INMS 2026। खबरों में क्यों इंडियन नेवी मेरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2026 INMS 2026 जारी की गई। समाचार से और अधिक। यह 2 दशकों से भी कम समय में भारत की नौसेना रणनीति की तीसरी सार्वजनिक घोषणा है। इससे पहले फ्रीडम टू यूज द सीज 2007 और इंश्योरिंग सिक्योर सीज 2015 में भारत ने नेवीय रणनीति को लेकर अपनी बात रखी थी। INMS की समीक्षा के लिए ड्राइवर। एक विकसित होता भू राजनीतिक परिदृश्य, इंडो पैसिफिक की अनिश्चितता, अमेरिका चीन की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक ट्रेड के विखंडन, टुकड़ों में बंटने की वजह से इसकी अनिश्चितता बढ़ रही है। भारत का आर्थिक और रणनीतिक फोकस। भारत अब अधिक रणनीतिक स्वायत्तता, अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता, जरूरी कॉरिडोरों पर असर और एक मजबूत वैश्विक भूमिका चाहता है। लगातार क्षेत्रीय खतरे। मिली भगत करने वाले दुश्मन देशों से चुनौतियां, एक कमजोर पड़ोसी और असम्मित, समान न होने वाले सुरक्षा जोखिम मौजूद हैं। 2 उभर रहे युद्ध के कॉन्सेप्ट। नॉन वॉर एंड पीस NWNP प्रतिमान। पारंपरिक युद्ध और शांति की सीमाएं लगातार धुंधली होती जा रही है। ग्रे जोन एक्शन की अनिश्चितता। दुश्मन देशों द्वारा पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे ग्रे जोन तकनीकों का बढ़ता उपयोग हो रहा है। युद्ध के नए क्षेत्र। पारंपरिक युद्ध के साथ साथ अंतरिक्ष, साइबर और संज्ञानात्मक, मानसिक सोच और जानकारी को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में भी संघर्ष बढ़ रहा है। 3 विघटनकारी प्रौद्योगिकियां। AI सक्षम उपयोग, टैक्टिकल, मिशन आधारित इंटेलिजेंस, डेटा जेट ऑफ वेक्टर्स और सेंसर आधारित ISR का उपयोग बढ़ रहा है। 4 उच्च रक्षा संगठन और समुद्री सुरक्षा संरचना, मिलिट्री स्ट्रक्चर इवोल्यूशन। CDS और DMA जैसे सुधारों के लिए नौसेना रणनीति को फिर से बदलने की जरूरत है। ज्वाइंटनेस और थिएटराइजेशन। अधिक इंटीग्रेशन, एकीकरण और आने वाले थिएटराइजेशन, थिएटर कमांड व्यवस्था के लिए एक अपडेटेड फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। इंटीग्रेटेड मेरीटाइम गवर्नेंस NSCS के तहत NMSC समुद्री सुरक्षा के लिए पूरी सरकार के अप्रोच, समन्वित दृष्टिकोण को मजबूत करता है। समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। 1 समुद्री भूगोल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। IOR में कई इंटरनेशनल शिपिंग लेन ISLs पर भारत की केंद्रीय स्थिति क्षेत्रीय पहुंच और असर को बढ़ाती है। विशाल समुद्री क्षेत्र। भारत के पास 11,098.81 किलोमीटर समुद्री तट, 1,389 द्वीप और 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक EEZ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विस्तार। भारत के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी की उम्मीद है। 2 समुद्री हितधारक। पॉलिसी फोकस। महासागर, सागर, मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 और सागरमाला जैसी पहले समुद्री विकास और क्षेत्रीय खुशहाली को बढ़ावा देती है। डायस्पोरा और नाविक। मेरीटाइम सिक्योरिटी भारत के 34 मिलियन डायस्पोरा और 3 लाख नाविकों, वैश्विक कार्यबल का लगभग 12% को समर्थन देती है। समुद्र के इस्तेमाल की आज़ादी 2007 उदास स्माइली समुद्री पहुंच को सुरक्षित करना। स्ट्रेटेजिक मकसद। देश के विकास और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए समुद्री ताकत को जरूरी बताया गया। आर्थिक ओरिएंटेशन। तटीय सुरक्षा के बजाय समुद्र पर नियंत्रण, आगे की मौजूदगी और रोकथाम पर अधिक फोकस किया गया। जियोग्राफिकल फोकस। हिंद महासागर पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, चोक पॉइंट्स और आइलैंड क्षेत्र शामिल हैं। मुख्य चुनौती। कॉन्टिनेंट फोकस फ्रेमवर्क में मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ज्यादा नेशनल ओरिएंटेशन, राष्ट्रीय दृष्टिकोण की मांग की गई। सुरक्षित समुद्र सुनिश्चित करना। 2015 उदास स्माइली समुद्री सुरक्षा का दायरा बढ़ाना। बदलता संदर्भ। 26/11 के मुंबई हमलों, इंडो पैसिफिक के बढ़ते महत्व और IOR में चीन की बढ़ती मौजूदगी से यह बदलाव आया। बढ़ा हुआ अधिकार क्षेत्र। समुद्र केंद्रित फोकस से आगे बढ़कर तटीय और अपतटीय सुरक्षा को भी शामिल किया गया। नई क्षेत्रीय भूमिका। भारत को अपने समुद्री पड़ोस में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख देश के रूप में परिभाषित किया गया। वाइडर होराइजन। अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी प्रशांत तक बढ़ा हुआ फोकस। समुद्री अर्थव्यवस्था। 1 ब्लू इकोनॉमी और ट्रेड। ब्लू इकोनॉमी का 2030 तक $100 बिलियन का योगदान होने का अनुमान है। भारत के व्यापार का लगभग 95% आयतन, वॉल्यूम और 68% मूल्य, वैल्यू, समुद्री मार्गों से होता है। 2 आयात पर निर्भरता। भारत 88% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 20% कोयला समुद्री मार्गों से आयात करता है। इसके अलावा उर्वरक, फर्टिलाइजर और खाद्य तेल भी समुद्री मार्गों से लाए जाते हैं। 3 रणनीतिक गलियारे। ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर,
इंस्टीसी और आईएमईसी भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को मजबूत करते हैं तथा कमजोर चोक पॉइंट्स पर निर्भरता कम करते हैं। समुद्री बुनियादी ढांचा। 1 बंदरगाह और शिपिंग। भारत का व्यापार और लॉजिस्टिक्स 12 बड़े बंदरगाहों, 217 छोटे बंदरगाहों और 79 शिपयार्ड पर निर्भर है। 2 सबमरीन केबल। दुनिया के 95% से अधिक अंतर्महाद्वीपीय इंटरनेट और वॉइस ट्रैफिक का संचालन समुद्र के नीचे बिछी केबलों से होता है। 3 ओवरसीज रिसर्च स्टेशन। भारती स्टेशन, अंटार्कटिका और हिमाद्री स्टेशन, आर्कटिक, भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाते हैं। समुद्री संसाधन। समुद्री संसाधन वे पाए जाने वाले सभी संसाधन हैं जिन्हें आधुनिक तकनीक की सहायता से खोजा और उपयोग किया जा सकता है। मत्स्य पालन। भारत वैश्विक स्तर पर समुद्री मत्स्य उत्पादन में लगभग 8% योगदान देता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली निर्यातक है। 2024 तक समुद्री मत्स्य निर्यात का मूल्य 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अपतटीय तेल और गैस। भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 52% तथा प्राकृतिक गैस का लगभग 71% अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त करता है। अपतटीय खनिज भंडार। पॉलीमेटैलिक नोड्यूल भारत के लगभग 5,89,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आवंटित हैं। इनसे निकेल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज जैसे खनिज प्राप्त किए जा सकते हैं। अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा। समुद्र में तेज और स्थिर हवाएं अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। भारत की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 70 गीगावाट आकी गई है। 2030 तक 37 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। समुद्री खतरे और चुनौतियां। 1 राज्य आधारित और हाइब्रिड खतरे। छोटे देश बड़े देशों के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। नियम आधारित व्यवस्था को कमजोर करना। आईयूयू फिशिंग, समुद्री डकैती, बंदरगाहों पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियां और क्षेत्रीय सैन्यीकरण जैसी चुनौतियां बढ़ रही है। हाइब्रिड खतरे। युद्ध की सीमा से नीचे रहकर रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रॉक्सी, समुद्री मिलिशिया, साइबर हमले और दुष्प्रचार अभियानों का उपयोग किया जाता है। 2 समुद्री आतंकवाद। समुद्र के रास्ते और समुद्र में आतंकवादी हमले समुद्री क्षेत्र का फायदा उठाते हैं। टेक्नोलॉजी और सहयोग की कमी। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, कॉट्स, तकनीक, खुफिया जानकारी तथा सरकारी संसाधनों तक पहुंच रखने वाले गैर सरकारी संगठनों से खतरा बढ़ा है। 3 समुद्री अपराध और अवैध गतिविधियां। पायरेसी और हाईजैकिंग, खुले समुद्र और समुद्री व्यापार पर हमले, तस्करी और स्मगलिंग, नशीले पदार्थ, छोटे हथियार, इंसानों की तस्करी, संरक्षित जंगली जीवों तथा WMD से जुड़े सामान की अवैध तस्करी। आईयूयू फिशिंग, गैर कानूनी, बिना रिपोर्ट की गई और बिना नियमों के की गई मछली पकड़ना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा तथा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा है। समुद्री प्रदूषण, विशेष रूप से प्लास्टिक कचरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। डार्क वेसल और शिप आइडेंटिटी, कुछ जहाज नियमों और निगरानी से बचने के लिए AIS तथा अन्य ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं। 4 समुद्री पर्यावरण से जुड़े खतरे। आग लगना, बाढ़ आना, जहाजों की टक्कर और जहाजों का समुद्र या तट पर फंस जाना जैसी सुरक्षा संबंधी घटनाएं। समुद्री सुरक्षा के लिए अपनाई गई रणनीतियां। INMS 2026। 1 अनुकूल समुद्री वातावरण बनाना। प्रोएक्टिव ऑपरेशनल प्रेजेंस, समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए लगातार तैनाती बनाए रखना तथा आपदा और निकासी अभियानों के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया देना। पड़ोसी सुरक्षा साझेदारी, प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण और सामग्री सहायता के माध्यम से दूसरे देशों की समुद्री क्षमता बढ़ाना। गवर्नेंस और जागरूकता, वैश्विक समुद्री शासन में योगदान देना तथा नागरिकों में समुद्री जागरूकता बढ़ाना। तटीय और अपतटीय हितों की सुरक्षा। कोऑर्डिनेटेड इंटर एजेंसी एक्शन, जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स JOCs के माध्यम से नौसेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस द्वारा संयुक्त गश्त तथा संयुक्त आकस्मिक योजना बनाना। कम्युनिटी एंगेजमेंट, तटीय और मछली पकड़ने वाले समुदायों को मेरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा की आंख और कान के रूप में जोड़ना। संभावित दुश्मनों को रोकना। परमाणु और पारंपरिक निरोध, एक जीवित रहने योग्य SSBN आधारित परमाणु निरोध और एक आधुनिक, संतुलित पारंपरिक बल बनाए रखना। पावर और विश्वसनीय सिग्नलिंग, तैयारी का स्पष्ट संकेत देने और हमले की लागत बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, रणनीतिक कम्युनिकेशन और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का उपयोग करना। संघर्ष की सीमा से नीचे सफल होना, युद्ध नहीं तो शांति नहीं। लगातार अवेयरनेस, दुश्मन की गतिविधियों का तुरंत पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए लगातार इंटेलिजेंस एकत्र करना तथा खतरों का मूल्यांकन करना। स्वचालित रिस्पॉन्स,
बिना अनावश्यक देरी के तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए ऑटोनॉमस सिस्टम सहित कैलिब्रेटेड ऑप्शन का उपयोग करना। संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करना। तेज और गतिशील कार्रवाई। एकीकृत गतिज, हथियारों के प्रयोग से संबंधित, और गैर गतिज, बिना हथियारों के प्रभाव डालने वाले, शक्ति के माध्यम से तेज गति से संघर्ष की दिशा बदलना। इकोनॉमिक वॉरफेयर। दुश्मन के समुद्री व्यापार और रणनीतिक चीजों में बाधा डालते हुए भारत के व्यापार और सप्लाई चेन की सुरक्षा करना। पावर प्रोजेक्शन और फोर्स। सटीक समुद्री हमलों तथा पानी और जमीन पर संचालन के माध्यम से तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की रक्षा करना और किनारे पर प्रभाव डालना। निष्कर्ष। ऑपरेशनल तैयारी को रणनीतिक दूरदृष्टि के साथ जोड़कर, एजेंसियों और विभिन्न डोमेन के बीच बेहतर एकीकरण स्थापित करके तथा उभरते जोखिमों के अनुसार लगातार स्वयं को बदलते हुए भारतीय नौसेना आने वाले दशकों में भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय भूमिका निभाती रहेगी। 4.2 मनी लॉन्ड्रिंग। खबरों में क्यों। प्रवर्तन निदेशालय एड ने अपनी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की एनुअल रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अटैच कुर्क की गई संपत्ति में 23 गुना वृद्धि हुई है। यह राशि 5,717 करोड़ रुपए 2005 से 14 से बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपए 2014 से 24 हो गई। एनुअल रिपोर्ट के दूसरे मुख्य नतीजे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 का अधिक प्रभावी प्रवर्तन। एड ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 657 मुख्य अभियोजन शिकायतें दर्ज की, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में लगभग 333 शिकायतें दर्ज की गई थीं। अब तक पकड़े गए सभी PMLA मामलों में से 41% से अधिक मामले पिछले 2 वर्षों में दर्ज किए गए हैं। सजा दर। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सजा दर 94% रही। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA 2018। इसके तहत 2,178.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना वर्ष 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 फेरा के तहत कार्य शुरू किया गया। वर्तमान में यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। परिचय। यह एक बहुअनुशासनात्मक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से जुड़े अपराधों की जांच का कार्य सौंपा गया है। कानून लागू करना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, PMLA 2002, FEOA 2018। इन सभी कानूनों को लागू करने का कार्य प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। संयुक्त राष्ट्र UN ने वर्ष 1988 के कन्वेंशन में मनी लॉन्ड्रिंग ML को किसी अवैध गतिविधि से प्राप्त संपत्ति को इस प्रकार बदलने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया बताया है कि उसकी गैर कानूनी उत्पत्ति को छिपाया जा सके या अपराधियों को कानूनी कार्रवाई से बचने में मदद मिल सके। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रभाव। आर्थिक प्रभाव। आर्थिक विकृति। मनी लॉन्ड्रिंग ML रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में गैर कानूनी धन का निवेश बढ़ाती है। इससे अर्थव्यवस्था में संसाधनों का गलत उपयोग होता है। साथ ही टैक्स चोरी बढ़ती है, काले धन को बढ़ावा मिलता है और सरकारी राजस्व घटता है। हताशाहीन निवेश। निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे वित्तीय व्यवस्था कमजोर होती है, पारदर्शिता कम होती है तथा देश की वैश्विक वित्तीय साख को नुकसान पहुंचता है। पैरेलल इकोनॉमी। गैर कानूनी तरीके से कमाया गया धन कानूनी अर्थव्यवस्था से अलग एक समानांतर अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इससे टैक्स चोरी और बिना नियमन वाले लेनदेन बढ़ते हैं। राजनीतिक प्रभाव। डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के लिए खतरा। गैर कानूनी धन चुनाव, राजनीतिक अभियानों और नीतियों को प्रभावित कर सकता है। इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। शासन पर प्रभाव। भ्रष्टाचार में वृद्धि। राजनीतिक और सरकारी पदों का गलत उपयोग करके गैर कानूनी लाभ छिपाए जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और जनता का सरकार पर विश्वास कम होता है। बढ़ता हुआ प्रवर्तन बोझ। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए निगरानी, जांच और मुकदमे चलाने जैसी गतिविधियों पर अधिक संसाधन लगाने पड़ते हैं। सुरक्षा प्रभाव। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद। मनी लॉन्ड्रिंग संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराती है। इससे अपराधी नेटवर्क मजबूत होते हैं तथा आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। सामाजिक प्रभाव। बढ़ती असमानता। मनी लॉन्ड्रिंग गैर कानूनी धन रखने वाले लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर अधिक संपत्ति बनाने में मदद करती है। इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती है। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण और तरीके। 1. प्लेसमेंट।
इस चरण में अवैध धन को पहली बार वित्तीय प्रणाली में डाला जाता है। स्मर्फिंग और स्ट्रक्चरिंग, बड़ी राशि को छोटे छोटे भागों में बांटकर अलग अलग खातों में जमा किया जाता है। कैसीनो और जुआ, अवैध धन से चिप्स खरीदे जाते हैं और बाद में उन्हें वैध जीत बताकर वापस लिया जाता है। नकली व्यापार व्यवसाय, फर्जी व्यापार दिखाकर अवैध धन को वैध आय के रूप में दिखाया जाता है। 2 लेयरिंग, इस चरण में लेनदेन की कई परतें बनाकर धन के स्रोत को छिपाया जाता है। शेल कंपनियां, कागजी कंपनियों और कई खातों के माध्यम से धन का स्रोत छिपाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, धन को अलग अलग देशों में भेजकर उसकी वास्तविक उत्पत्ति छिपाई जाती है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के माध्यम से धन का लेनदेन कर पहचान छिपाने का प्रयास किया जाता है। 3 एकीकरण, इस चरण में अवैध धन को वैध आय के रूप में अर्थव्यवस्था में वापस लाया जाता है। रियल एस्टेट और अन्य निवेश, अवैध धन से संपत्ति, व्यवसाय या अन्य निवेश किए जाते हैं। बैंक ऋण और व्यावसायिक गतिविधियां, अवैध धन को वैध व्यवसाय में लगाकर उसे सामान्य व्यापारिक आय के रूप में दिखाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए उठाए गए कदम, विधायी उपाय, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016, बिना हिसाब किताब वाली संपत्ति को वित्तीय प्रणाली में आने से रोकना, बेनामी संपत्तियों को जब्त करना तथा दोषियों को दंडित करना। ब्लैक मनी, अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति अधिनियम 2015, विदेशों में रखे गए अघोषित धन और परिसंपत्तियों को नियंत्रित करना तथा उन्हें वापस लाने का प्रयास करना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंड, यह राष्ट्रीय एजेंसी वित्तीय प्रणाली के गलत उपयोग का पता लगाने के लिए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी एकत्र करती है और उसका विश्लेषण करती है। जनवरी 2026 से FIU इंड के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA सेवा प्रदाताओं को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म AML-CFT ढांचे के अंतर्गत लाया गया। इसके तहत उन्हें ग्राहक पहचान, KYC और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग करनी होगी। RBI का KYC निर्देश, विनियमित संस्थाएं समय समय पर मनी लॉन्ड्रिंग ML और टेरर फाइनेंसिंग TF जोखिम का आकलन करें ताकि ग्राहकों, देशों तथा भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े ML और TF जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन किया जा सके। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि करदाता टैक्स से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में मौजूद कमियों का अनुचित लाभ न उठा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, UN वियना कन्वेंशन 1988, यह मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और प्रीकर्सर, नशीले पदार्थ बनाने में प्रयुक्त रसायनों के अवैध व्यापार के विरुद्ध नियम शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, यह देशों की समीक्षा करता है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण टेरर फाइनेंसिंग को कैसे रोक रहे हैं तथा उन्हें रोकने के लिए वैश्विक मानक स्टैंडर्ड्स तय करता है। पालेर्मो कन्वेंशन 2000, UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC, यह संगठित अपराधी समूहों में भाग लेना, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और न्याय में बाधा डालने जैसे अपराधों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में चुनौतियां, कोर्ट में देरी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच और न्यायालय की कार्यवाही में अधिक समय लगता है जिससे सजा मिलने की दर प्रभावित होती है। साथ ही कई मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। बढ़ती जटिलता, एडवांस टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल एसेट्स और जटिल लेयरिंग तकनीकों के उपयोग से गैर कानूनी धन का पता लगाना कठिन हो जाता है। तालमेल की कमी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कई एजेंसियां जैसे ED, CBI और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शामिल होती हैं। इनके बीच जानकारी साझा करने और समन्वय में कठिनाई आती है। विनियमन का अभाव, रियल एस्टेट, आभूषण आदि क्षेत्रों में पर्याप्त नियमन न होने से मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना बनी रहती है। मल्टी ज्यूरिस्डिक्शन फ्रेमवर्क, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML अनुपालन के नियम अलग अलग देशों में अलग अलग है। इसलिए वैश्विक स्तर पर काम करने वाले संगठनों के लिए विभिन्न देशों के नियमों का पालन करना कठिन हो जाता है। उदाहरण, यूरोपीय संघ के निर्देश और भारत का PMLA 2002 अलग अलग कानूनी ढांचे हैं। निष्कर्ष, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें तेज अभियोजन, जोखिम आधारित नियमन, मजबूत निगरानी, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभावी खुफिया साझाकरण शामिल होना चाहिए। 4.3 संक्षेप में खबरें। 4 मार्च 2001 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेवानिवृत्त को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS
नियुक्त किया है। सीडीएस के बारे में। उत्पत्ति। सीडीएस का पद वर्ष 2019 में मंत्रियों के समूह गोएम की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया। यह 1999 की कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। सीडीएस की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। सभी त्रिसेवा, थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना। सैन्य मामलों के विभाग डीएमए के सचिव के रूप में कार्य करना। साथ ही संयुक्त अभियानों जॉइंट ऑपरेशंस, खरीद, प्रोक्योरमेंट, क्षमता विकास, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट तथा तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण जॉइंटनेस को बढ़ावा देना। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच समन्वय स्थापित करना। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना। संयुक्त सैन्य योजना और योजना निर्माण में भूमिका निभाना। 4 मार्च 2002 स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। गृह मंत्रालय का प्रस्तावित स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट ड्रोन, रडार, ग्राउंड सेंसर, कैमरे और अन्य उन्नत तकनीकों से लैस होगा। इसके माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ लगने वाली पूरी सीमा की निगरानी बिना किसी रुकावट के की जाएगी। भारत में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की जरूरत। विशाल भूमि सीमा। भारत 7 देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। गैर कानूनी गतिविधियों का मुकाबला। गैर कानूनी घुसपैठ को रोकना तथा संगठित अपराध, नशीले पदार्थों, मवेशियों, हथियारों और नकली मुद्रा की तस्करी पर नियंत्रण करना। उभरते सुरक्षा खतरों से निपटना। साइबर खतरे, हाइब्रिड युद्ध और ड्रोन आधारित घुसपैठ जैसी नई चुनौतियों का सामना करना। कठिन भूभाग और जलवायु का प्रबंधन। रेगिस्तान, ग्लेशियर, झीलें, नदियां,